हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उदित छाबड़ा एंड आई वेलकम यू ऑल टू प्रॉक्सी ज्ञान। तो दोस्तों, आज से हम एक नई एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यू सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे जीएस सेक्शन को। जीएस सेक्शन जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे। एंड ऑफ कोर्स कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं ईवीएस के भी इंक्लूड करूँगा इसमें। जनरल साइंस वगैरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन कनेक्ट मी हेयर। Okay, so without wasting any time, let's move to our first question for today. The title Raja was conferred to Ram Mohan Roy by which Mughal emperor? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने बेसिकली राम मोहन रॉय को किस चीज़ का टाइटल दिया था? राजा का टाइटल दिया था। किस चीज़ का टाइटल दिया था? राजा का टाइटल दिया था। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, अकबर सेकंड। बट ऑफ कोर्स वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर ऑल्सो। जैसे और क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो, एक चीज़ और, मैं जो भी आपके साथ चीज़ डिस्कस करूँगा ना, अभी आपने क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है, ठीक है। अटेंटिवली इस सीरीज़ को देखना है और जो जो भी पॉइंट्स मैं साथ में मैं एक्स्ट्रा बताता जाऊँगा, आप लोगों ने वो याद करते जाना है और लिखते जाना है। एंड ऑफ कोर्स उनको टाइम टू टाइम, डेली की डेली या अल्टरनेट डे पे आपने उसको रिवाइज़ करने जाना है, रिवाइज करते जाना है। क्योंकि जी के सब्जेक्ट ही ऐसा है कि रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा। तो अकबर टू इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों को डिस्कस करें, तो अगर हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम और चीज़ें क्या यहाँ पे जान सकते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय, हम सब जानते हैं, 1815 में इन्होंने क्या शुरू करी थी? आत्मीय सभा शुरू करी थी। क्या शुरू करी थी? आत्मीय सभा, ठीक है। उसके बाद आत्मीय सभा को इन्होंने रीनेम किया था 1828 में। तब इन्होंने क्या रीनेम किया था? ब्रह्मो सभा। क्या उसे किया था रीनेम? ब्रह्मो सभा। और अगले ही साल यानी कि 1829 में इसका नाम उन्होंने क्या कर दिया था? ब्रह्मो समाज कर दिया था। क्या कर दिया था? ब्रह्मो समाज, ठीक है। और इस ब्रह्मो समाज को आगे जाके और किसने ज्वाइन किया था? तो इसको ज्वाइन करने वाले थे देवेंद्र नाथ टैगोर। किसने ज्वाइन किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और देवेंद्र नाथ टैगोर की खुद की कौन सी संस्था थी? तो यू हैव टू रिमेंबर, 1839 में उन्होंने एक संस्था बनाई थी। उस संस्था को क्या बोलते थे? तत्वबोधिनी सभा। क्या बोलते थे? लिख लो, इसको नोट कर लो, तत्वबोधिनी सभा बोलते थे। 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। और इसके बाद इन्होंने ज्वाइन किया किसको? ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किया 1842 में। और एक चीज़ और याद रखनी है आपने यहाँ पे कि 1856 में, 1856 में इसी ब्रह्मो समाज को ज्वाइन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने ज्वाइन किया था। किसने ज्वाइन किया था 1856 में? केशव चंद्र सेन। और उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हुए, जिसके बाद ब्रह्मो समाज दो पार्ट्स में टूट गया, ठीक है। ब्रह्मो समाज जो था दो पार्ट्स में टूट गया। जो लोग देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ गए, उन्होंने क्या बनाया? आदि ब्रह्मो समाज बनाया। क्या बनाया? आदि ब्रह्मो समाज। और जो केशव चंद्र सेन के साथ गए, उन्होंने क्या बनाया? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया। क्या बनाया? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो देखो, अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं कि आदि ब्रह्मो समाज किसने बनाया, तो सही आंसर क्या होगा? देवेंद्र नाथ टैगोर। और अगर पूछते हैं ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसने बनाया, तो ये किसने बनाया? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ये बनाया केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। तो अगर इसको एक बारी बैक करके दोबारा से देखो और ये सारा एक बारी फटाफट से याद कर लो, ताकि आपको एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। और इसके अलावा और ऑप्शन को अगर हम देखें, तो मोहम्मद शाह, इनको और क्या बोलते थे? इनको बोलते थे रंगीला बादशाह। क्या बोलते थे इनको? रंगीला बादशाह बोलते थे, ठीक है। बहादुर शाह जफ़र, ये लास्ट मुग़ल बादशाह थे, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन कौन सी है? जहादर शाह, ठीक है। ओके, तो लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस पर्सन ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था? तो इसका सही आंसर क्या है? एनीवन? ओके, तो राइट आंसर इज तेज बहादुर सप्रू। इनफैक्ट तेज बहादुर सप्रू और इनके साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। B.R. अम्बेडकर जो थे, इन दोनों ने तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और अगर पूछते हैं कि
कांग्रेस पार्टी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था? तो रिमेंबर, कांग्रेस पार्टी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। अच्छा, एक चीज़ और देखो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1932 में। और अगर एग्जाम में पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1931। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कौन अटेंड करने गया था? तो ये कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। और ऐसा क्यों हुआ कि महात्मा गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए? तो इसका सही आंसर क्या है? गांधी इरविन पैक्ट। क्या आंसर है इसका सही? गांधी इरविन पैक्ट। और गांधी इरविन पैक्ट एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट कौन सी डेट को साइन हुआ था? तो ये साइन हुआ था, रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बारी हर एग्जाम में चीज़ पूछी गई है, 5 मार्च 1931 को साइन हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें गांधी जी ने इरविन से ये बोला कि आप सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दो और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेंगे, और बदले में लॉर्ड इरविन जो वाइसरॉय थे उस टाइम के, क्या थे? वाइसरॉय, इन्होंने ये बोला ठीक है मैं छोड़ दूंगा, पर आपको क्या अटेंड करना पड़ेगा? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्योंकि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती थी जब तक इसको उस टाइम देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी अटेंड नहीं करती। इज इट क्लियर? और इसके अलावा चाहे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, चाहे सेकंड या थर्ड, सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी सारी की सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? लंदन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखो और ऑप्शंस को अगर हम देख लें यहाँ पे, अबुल कलाम आज़ाद, ये हम सब जानते हैं क्या बने थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, और इनकी एक किताब है कौन सी? अल हिलाल। कौन सी किताब है? अल हिलाल। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अबुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी क्या है? कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको, अगर नहीं पता तो सर्च करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, ये हम सब जानते हैं, एक जो हैं ये आगे जाके कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे, और इसके अलावा इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को भी एक टाइम पे लीड किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द होम रूल मूवमेंट? तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कौन से होम रूल मूवमेंट से एसोसिएट नहीं करते? मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर क्या है? होम रूल मूवमेंट से कौन नहीं लीड करते? इसका सही आंसर देखो, एनी बेसेंट करती थी, बिल्कुल करती थी। एनी बेसेंट ने शुरू करी थी होम रूल मूवमेंट, कहाँ से? अदयार से। कहाँ से? अदयार, मद्रास से इन्होंने शुरू करी थी। और इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने भी शुरू करी थी, जो महाराष्ट्र वाली साइड थी, वहाँ से कौन लीड कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। हालांकि दोनों अपनी इंडिपेंडेंट चला रहे थे, बट इंडिया में 2 होम रूल मूवमेंट चली थी, एक से ये रिलेट करते हैं, दूसरे से ये। इसके अलावा जिन्ना ने भी ज्वाइन किया था होम रूल मूवमेंट को, बट अगर क्वेश्चन है किसने नहीं ज्वाइन किया था, तो सही आंसर क्या है? मौलाना आज़ाद। और अभी मैंने बताया मौलाना आज़ाद क्या बने थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे, और इनकी एक किताब भी आई थी, कौन सी? अल हिलाल। कब आई थी बुक की? अगर क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कौन से साल में आई थी, तो यू हैव टू रिमेंबर द नेम, यू हैव टू रिमेंबर द ईयर। ये बुक कब आई थी? 1912 में आई थी। कब आई थी? 1912 में। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस लॉयर एट द INA ट्रायल्स ऑफ 1946। सही आंसर क्या है इसका? इंडियन नेशनल आर्मी के जो ट्रायल्स हुए थे, है ना, हम सब जानते हैं, जब इन्होंने सरेंडर कर दिया था INA के लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में जब इन्होंने सरेंडर कर दिया था, तो इनको जो है क्या बोलते हैं, इनके लिए लॉयर का काम किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि नेहरू ने भी किया था, वल्लभ भाई देसाई भी थे, और तेज बहादुर सप्रू, तीनों के तीनों गए थे इन ट्रायल्स में इनको डिफेंड करने। क्लियर और नॉट? अच्छा, अब अगर देखते हैं कि INA का नाम पहले क्या होता था, तो याद रखना INA का नाम पहले क्या होता था? इसका नाम पहले था आज़ाद हिंद फौज। क्या नाम था? आज़ाद हिंद फौज। और आज़ाद हिंद फौज को खड़ा करने वाले कौन थे? तो आज़ाद हिंद फौज को इनिशियली खड़ा करने वाले कौन थे? तो याद रख लेना, मोहन सिंह थे। कौन थे भाई? मोहन सिंह थे। फिर जब मोहन सिंह हट गए थे, इन्होंने लीड करने से मना कर दिया। बेसिकली देखो क्या था, जो मोहन सिंह थे वो जापानियों के इरादों को जान गए थे कि आज़ाद हिंद फौज के बहाने ये जो है जापान इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडियंस को लड़वाना चाह रहा है, जिसमें इंडियंस को कुछ नहीं मिलने वाला था। फ़ायदा किसको होने वाला था? जापानियों का ही फ़ायदा होने वाला था।
तो मोहन सिंह हट जाते हैं और मोहन सिंह के बाद इसको लीड कौन करता है? तो मोहन सिंह के बाद आईएनए को लीड करते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन लीड करते हैं भाई? सुभाष चंद्र बोस लीड करते हैं। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताता हूँ यहाँ पे मैं। सुभाष चंद्र बोस तो आईएनए को लीड कर रहे थे, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी को लीड कर रहे थे। आईएनए की अगर पूछते हैं पॉलिटिकल विंग कौन सी थी? क्या थी आईएनए की पॉलिटिकल विंग कौन सी थी? तो आईएनए की बच्चों पॉलिटिकल विंग क्या थी? आईएनए की पॉलिटिकल विंग थी इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। क्या थी? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। और इस इंडिया इंडिपेंडेंस लीग को के प्रेसिडेंट कौन थे? रिमेंबर द नेम, उनका नाम है रास बिहारी बोस। क्या नाम है? रास बिहारी बोस। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ रास बिहारी बोस किससे और ये जो नाम है और किससे जुड़ा हुआ है? किसी को पता है? ओके मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। रास बिहारी बोस लीड करते हैं दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से। किससे? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में, जिसमें क्या हुआ था? जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे, उनकी गाड़ी पे दिल्ली के चांदनी चौक पे बॉम्ब फेंका गया था जब वो चांदनी चौक से जा रहे थे। और इसी दौरान लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पे रास बिहारी बोस और कुछ ने क्या फेंका था? बॉम्ब फेंका था, जिसमें हार्डिंग तो बच गए थे पर उनके ड्राइवर को कुछ इंजरीज आई थी। इज इट क्लियर? और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, लॉर्ड हार्डिंग ही वो पर्सन थे जिन्होंने क्या कैंसिल करी थी? नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड हार्डिंग ने कैंसिल करी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या कैंसिल करी थी? पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने कैंसिल करी थी। ठीक है। और कुछ, हाँ एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने ही जो है बेसिकली इन्होंने ही राजधानी को, भारत की राजधानी को कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट किया था बच्चों? कलकत्ता से शिफ्ट किया था, दिल्ली शिफ्ट किया था। कहाँ शिफ्ट किया था? दिल्ली शिफ्ट किया था 1912 में। कब शिफ्ट किया था? 1912 में। ठीक है, वो लिखा नहीं गया बट आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर रहे होगे, आई एम वेरी श्योर। ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग एन्यूल्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911? तो इसका सही आंसर मैंने आपको अभी बताया पिछली वीडियो में। इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इनसे क्या रिलेट करता है अभी बताया मैंने, बताओ। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। और कौन सा नाम इन्वॉल्व था इसमें? रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस किसके प्रेसिडेंट थे? किसके प्रेसिडेंट थे बच्चों? ये प्रेसिडेंट थे इंडियाज इंडिपेंडेंस लीग। किसके थे प्रेसिडेंट? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। बेसिकली रास बिहारी बोस ने जब लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब फेंका था ना, उसके बाद ये जापान चले गए थे। कहाँ चले गए थे? जापान। फिर वहीं की लड़की से शादी कर ली, है ना, वहीं पे बच्चे, मतलब आधे जापानी तो बन ही गए थे। बट इंडिया में मतलब एक मन में थी ना भावना कि भारत को आज़ादी दिलानी है, तो उसके लिए इन्होंने इंडियाज़ इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी। तो आंसर क्या है? लॉर्ड हार्डिंग। तो अगर पूछते हैं कि बंगाल की पार्टीशन अनाउंस किसने करी थी? इन्होंने तो कैंसिल करी थी ना, तो अगर पूछते हैं अनाउंस किसने करी थी, तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन सही आंसर है। क्या सही आंसर है? लॉर्ड कर्जन। ठीक है। अच्छा इसके अलावा थोड़ी और अगर मैं डेट्स यहाँ पे देखूँ, लॉर्ड कर्जन ने किस डेट को अनाउंस किया था? तो रिमेंबर 20 जुलाई 1905 को अनाउंस किया था। और इसके अलावा इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट कब किया था? इसी साल 16 अक्टूबर 1905 को। और क्या याद रख सकते हो आप यहाँ पे, इसी बीच एक कांग्रेस पार्टी का सेशन हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ये सेशन कहाँ पे हुआ था? ये सेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का बच्चों कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में ही सेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे? देखो क्या होता था, हर साल कांग्रेस का एक सेशन होता था ना, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के क्या बनते थे? एक पर्सन प्रेसिडेंट बनते थे। तो अगर पूछते हैं इस हिस्टोरिक सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। रिपीट कर रहा हूँ मैं, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी सेशन में कांग्रेस ने सबसे पहली बारी स्वदेशी मूवमेंट को अडॉप्ट किया था। किसको अडॉप्ट किया था? स्वदेशी मूवमेंट को, कि हाँ हम लोग इंडियन मेड गुड्स को ही यूज़ करेंगे और फॉरेन गुड्स को क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे। क्या करेंगे? बॉयकॉट करेंगे। क्लियर? ओके तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो मैं एक एक क्वेश्चन के साथ कई पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। चाहे हमने इस वीडियो में हम अगर मैं देखूँ क्वेश्चन 10 ही हैं, बट उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको कई सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो डेफिनेटली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ट्री ऑफ लिबर्टी किसने प्लांट किया था श्रीरंगापट्टनम में? तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हम सब जानते हैं मैसूर एम्पायर के ये एक राजा थे, मैसूर एम्पायर के राजा थे। और इस मैसूर एम्पायर को शुरू करने वाला पर्सन कौन था? तो वो कौन था? हैदर अली। कौन थे? हैदर अली। अच्छा इसके अलावा देखो हम सब जानते हैं कि
मैसूर एम्पायर और अंग्रेज़ों के बीच में कुछ वॉर्स हुई थी, उनको क्या बोलते हैं? एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंग्लो मैसूर वॉर। तो एक चीज़ आप लोग सभी जने नोट करोगे, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, फटाफट नोट करते जाओ। देखो 4 वॉर्स हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर, चारों का तुम्हें क्या याद रखना है? ईयर याद रखना है, और उस हर वॉर के बाद जो ट्रिटी साइन हुई थी या जो ट्रिटी साइन हुई थी तुम्हें वो याद रखनी है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी, तो इसका आंसर ईयर याद रखना 1767 से 1769। ये किसका ईयर है? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। और इस वॉर के बाद ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? तो रिमेंबर द ट्रीटी ऑफ मद्रास। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी बच्चों? द ट्रीटी ऑफ मद्रास। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? ओके। सेकंड अगर हम देखें तो कब से कब तक चली थी? 1780 से 1784 तक चली थी। कब तक चली थी? 80 से 84 तक चली थी। और इस वॉर में देखो क्या हुआ था, जो हैदर अली थे, कौन थे? हैदर अली की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और हैदर अली के बाद हैदर अली का जो बेटे थे टीपू सुल्तान, इन्होंने इस वॉर को कंटिन्यू रखा। और जब वॉर खत्म होती 84 में, तो कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? तो ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी। क्या साइन हुई थी? द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी। क्लियर? ओके। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो रिमेंबर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक चली थी? चली थी 1790 से 1792 तक चली थी। 1790 से 1792। और इसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? इसके बाद ट्रीटी साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ श्री रंगापट्टनम। ट्रीटी ऑफ श्री रंगापट्टनम। अच्छा, एक और पॉइंट बताता हूँ, ये श्री रंगापट्टनम ही थी जो क्या थी? कैपिटल थी मैसूर एम्पायर की। क्या थी ये? कैपिटल थी मैसूर एम्पायर की। ठीक है। और इसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ये हुई थी 1799 में। और इसका रिजल्ट अगर हम देखें क्या था, तो टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? इसमें डेथ हो गई थी। इस वॉर के बाद क्या हो गई थी? टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। इज इट क्लियर? तो 4 वॉर्स होगी ना यहाँ पे, तो रिवाइज करो। पहली वॉर कब से कब तक? 1767 से 1769। दूसरी 1780 से 1784। तीसरी 1789 से 1792। और चौथी 1799 में। फर्स्ट वॉर के बाद ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास, दूसरी के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, तीसरी के बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ श्री रंगापट्टनम, और चौथी के बाद क्या था? टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको वीडियो को रिवाइंड करके देखो और एक बारी दोबारा से फटाफट इसको रिवाइज कर लो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 ऑफ ZJ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर ए 20, दैट इज 21। अच्छा, याद रखना आपने, कोऑपरेटिव सोसाइटी को संविधान के किस पार्ट में रखा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्ट 9B में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? एक मिनट मैं इसको रीड अप करूँ। पार्ट 9B में रखा जाता है। और कौन सी अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी को संविधान में ऐड किया गया था। क्लियर? कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं? जब एक से ज़्यादा लोग एक फर्म को जो है स्टार्ट करते हैं तो उसे कोऑपरेटिव बोलते हैं। और ये नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे, के मोटिव पे काम करते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई स्टेट बनाने के लिए जो एक बिल पेश किया जाता है वो किसके द्वारा पास किया जाता है? किसके द्वारा पास किया जाता है? तो ये पास किया जाता है अ सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आप सब जानते हैं क्या क्या आ जाता है? लोकसभा आ जाता है, राज्यसभा आ जाता है, और साथ में हमारे देश के प्रेसिडेंट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? प्रेसिडेंट। तो और ये किस मेजॉरिटी से पास होता है? रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है। क्लियर? ओके। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? तो द राइट आंसर इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, कमर कस के बैठो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 हमें बताता है किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। और ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं? ये ऑफिस होल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूँ, ये कब तक अपना ऑफिस होल्ड करके रखते हैं? जस्ट अ मिनट। कब तक अपना ऑफिस होल्ड करके रखते हैं ये? जब तक कौन चाहेगा? प्राइम मिनिस्टर चाहेगा। कौन चाहेगा? प्राइम मिनिस्टर। और इसके अलावा अगर हम देखें कि और इनसे कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है, तो रिमेंबर आर्टिकल नंबर 88 रिलेट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। ये आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एक राइट देता है कि वो कहाँ जा सकते हैं? सरकार के बुलाने पे लोकसभा में भी जा सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं? राज्यसभा में भी जा सकते हैं। अच्छा, पर क्या यहाँ जाके वो वोट करेंगे? क्या वो वोट करेंगे?
तो इसका आंसर है नहीं, वो यहाँ पे जाकर वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं वोट करेंगे? क्योंकि भाई वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, और वोट सिर्फ कौन करेगा? जो इन दोनों हाउसेस के क्या होंगे? मेंबर होंगे। क्लियर? ओके। और इसके अलावा और यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो ये रेजिग्नेशन देते होते हैं भारत के राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। CAG के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया जाता है? संविधान के 148 से लेके 151 तक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी करंटली कौन है इंडिया में? राजीव कुमार करंटली हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर हम सब जानते हैं कौन है? ओम बिरला। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन का जवाब दो। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, क्या ये ओथ लेते हैं? क्या ये ओथ लेते हैं? अगर ओथ लेते तो इन्हें ओथ कौन दिलाता है? अगर ओथ नहीं लेते तो फिर इनका ओथ का क्या सीन होता है? ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, ओके। हु सेड द डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन विच एवरीवन गेट्स अ शेयर? देखो, ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यू जस्ट सिंपली हैव टू रिमेंबर द आंसर हेयर। तो इसका आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिली। इन्होंने बोला था दैट डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन विच एवरीवन गेट्स अ शेयर। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए आज। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लैरिटी से समझ आए हों, और इसके अलावा जो हमने साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी डिस्कस किए वो भी आप लोगों को क्लियर हुए हों। ओके, तो इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्द लेके आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताओ इसके अलावा आप और कौन कौन सी चीज़ें मुझसे पढ़ना चाहते हो, हम उसी के हिसाब से चीज़ों को प्लान करेंगे। और इसके अलावा ये सीरीज़ तो अब कंटिन्यू ही रहने वाली है आप सबके लिए, रिवीजन के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज़ उदित साइनिंग ऑफ, एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।